सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए। आज उनका अदालत में पहला दिन कई हवालों से तारीखी रहा। बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने प्रोटोकॉल नहीं लिया और चीफ जस्टिस के लिए मखसूस महंगी तरीन गाड़ी लेने से भी इनकार कर दिया। काजी साहब 1800 सीसी की आम गाड़ी में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सबसे अहम यह कि इनके लिए घर से सुप्रीम कोर्ट आते हुए रूट भी नहीं लगाया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के चैम्बर के बाहर लगी तख्ती पर भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बजाय सिर्फ जस्टिस काजी फाइज ईसा लिख दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि इससे कबल ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती। एक और रिवायत जिसकी दाग बेल आज डाली गई वो समाअत की लाइव स्ट्रीमिंग थी। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतालिक केस की समाअत हुई तो मुल्क की तारीख में पहली बार अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। कमरा नंबर 1 में 5 कैमरे लगाए गए जिनके जरिए सरकारी टीवी पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत बराह रास्त दिखाई गई। जजेस के रिमार्क्स, वकला के दलाइल सब बगैर किसी कांट छांट के बराह रास्त आवाम तक पहुंचे। ये सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अदलिया का बुनियादी मकसद इंसाफ की फराहमी है और यही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि अवाम अदलिया से हज़ारों मुकदमात का फैसला चाहती है। शुरुआत तो अच्छी है, क्या बतौर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे? इसी से आगाज़ करेंगे। हमें आज खुसूसी तौर पर ज्वाइन करें जहांगीर जदून साहब हैं, साबिक एडवोकेट जनरल हैं। सईद मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं। जहांगीर जदून साहब, आप आज की समाअत के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत हवालों से तारीखी थी, कौम इसको देख रही थी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मामला था और 2 अक्टूबर तक अब समाअत मुलतवी हुई है। आज की समाअत के हवाले से आपकी राय क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी हैविंग मी ऑन योर शो। इसमें अब देखें, समाअत बड़ी एक्सेप्शनल थी कि पहली दफ़ा अदालती तारीख में कोई चीफ जस्टिस हलफ उठाता है और पहली हियरिंग में ही फुल कोर्ट बना देते हैं। तो ये तो एक इस हवाले से बहुत ही तारीखी थी। दूसरा जो लाइव कवरेज थी उस हवाले से बड़ी तारीखी थी। आज से पहले आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैमरे से कोई फ़ोटो भी नहीं ले सकता था और ये ममानत थी कि जी आप मोबाइल फ़ोन भी नहीं लेके आ सकते, कोई कैमरे से तस्वीर नहीं ले सकता था। तो आज पूरी दुनिया ने पूरी सुप्रीम कोर्ट की लाइव कवरेज देखी, वहाँ पे तस्वीरें देखी, हर चीज़ जो है मनोहान वो आती रही लाइव। इसमें कोई जो है अपने पास से कोई टिकर नहीं दे सकता था, बिल्कुल लाइव। तो ये बड़ी एक्सेप्शनल है। तीसरा, उन्होंने आज जो आपने इंट्रो में कहा कोई प्रोटोकॉल नहीं लिया, लगता तो ये है कि बड़े डिटरमिन थे। आप देखें 2-4 महीने पहले या इससे पहले कितना जो 3-4 चीफ जस्टिस गुजरे हैं उस दौर से लोग चले आ रहे थे कि आप फुल कोर्ट बनाएं। अब फुल कोर्ट से मुझे नहीं लगता उन चीफ जस्टिस साहिबान को क्या खौफ था। तो इनको अगर ये पता भी था कि कुछ जज मेरे हो सकता है डिसेंटिंग भी नोट दें, लेकिन उन्होंने तमाम जजेस को पहले फुल कोर्ट अपना मीटिंग की, उसके बाद कवरेज का फैसला किया, फिर पीटीवी से कवरेज हुई और फिर आज बड़ा यकीन करें मज़ा आया कि इस हर जज ने बड़े खुल के सवाल किए वकीलों पे, दोनों तरफ से, एक तरफ से दोनों तरफ से। तो फिर वो बंदे का माइंड जो है जब जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होती है तो चेंज होता है जी, इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो आज हम जैसे जो लोग थे वो खुद ये बात भी कहने पे मजबूर हुए हैं कि इस कानून के जो में कुछ सुकम ज़रूर मौजूद हैं जो जिनको नहीं होना चाहिए था। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी आज की हियरिंग हुई है। सही। इस पर जो प्रोसीडिंग्स आज हमने देखी हैं कोर्ट में और जो आर्ग्यूमेंट्स थे वकला की तरफ से, अटॉर्नी जनरल की तरफ से, आपको क्या लगता है ये केस का फ़ैसला, अगर प्रेडिक्शन तो ऑब्वियसली मुश्किल होती है, लेकिन किस तरफ ये टिल्ट आपको दिखाई देता है फुल कोर्ट बनने के बाद, ख़ुसूसन क्योंकि बहुत से जजेस इस फुल कोर्ट में ऐसे हैं जो माइंड अपना वाजे कर चुके हैं। तो आपकी जहांगीर साहब क्या असेसमेंट है फ़ैसले के हवाले से? देखें, सबसे बड़ी बात ये थी ना फुल कोर्ट की, पहले जो भी बेंच बनते थे लाइक माइंडेड उसको कहने लग गए थे लोग कि जज यूँ ही बेंच बनते थे, आपको मीडिया वालों को, वकीलों को और आम जो लोग दिलचस्पी रखते हैं और सियासतदानों को, उनको पता चल जाता था कि फैसला क्या आने वाला है। आज कम अज़ कम पहले तो हम ये समझ रहे थे हो सकता है कोई इसका शॉर्ट आर्डर जो है वो 6 बजे तक आ जाए या 5 बजे तक। हम जब हमारे ये जहन में था कि आज कम अज़ कम कोई न कोई कार्रवाई मुकम्मल करें, हो सकता है स्टे वेकेट कर दें, लेकिन आज कुछ भी नहीं हुआ। तो ये होती है ना कि एक बेंच जब पॉजिटिव होता है, दोनों तरफ से आप सवाल सुनते हैं, तो फिर उसकी अटमोस्ट प्रिडिक्शन करना मुश्किल हो जाती है।
तो आज की अगर जहन में कोई प्रोडिक्शन थी भी तो वो बिल्कुल हो सकता है मीडिया वालों को भी जहन में प्रोडिक्शन हो, लेकिन वो गलत साबित हो गई है कि आज नहीं फैसला हुआ क्योंकि उनको मजीद हियरिंग का मौका भी दिया है। अब जहाँ तक आपका आखिरी सवाल का टिप है कि जी टिल्ट किस तरफ है, तो यकीन करें मुझे तो समझ नहीं आती कि इसमें क्या फ़ैसला होगा, क्या ये ला को बहाल रखेंगे, अभी तक नहीं है कि तो इसमें मज़ीद थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जजों ने जो सवालात किए हैं तो उससे लगता है इस ला के अंदर कोई सुकम ज़रूर मौजूद है। तो अब देखना ये है कि अगर देखें ना, अगर वो स्टे भी ख़त्म हो जाता है तो फिर बेंच की कंपोजिशन का आज से सिलसिला शुरू हो जाता। वो भी उन्होंने कह दिया कि बेंच की कंपोजिशन में किसी मशवरे से करूँगा, लेकिन स्टे भी अभी तक बरकरार है। तो इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि अभी जो जजों के सवालात जवाबात हुए हैं तो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के माइंड पे भी कोई असर किया है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अभी इस पर थोड़ा जहांगीर साहब गौर व खोज होगा इस पे। जी, इसमें एक तो फुल कोर्ट के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि पेंडिंग केसेस की तादाद और बढ़ जाएगी अगर फुल कोर्ट मजीद ज़्यादा अरसा चलता है, क्योंकि आज और कोई केस नहीं सुना गया। दूसरा ये कि 7 जजेस इस हवाले से पहले ही अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके, यानी टोटल 15 हैं, उनमें से 7 तो पहले ही कह चुके कि ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत है कि जी चीफ जस्टिस नहीं, एक और मजीद 2 जजेस मिलकर 3 जजेस हों जो कि फैसला करें कि कौन बेंच में बैठेगा, यानी बेंचेस की तश्कील का भी और सुओ मोटो का कि क्या इख्तियार है, कौन सुनेगा, 4 से 5 जजेस हों वो सुनेंगे। तो सुओ मोटा इख्तियार भी चीफ जस्टिस से बरह रास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस मिलकर फैसला करें और बेंच का भी, ये असल मामला है। इस पर 7 जजेस तो पहले जो फैसला दे चुके, अब आप नहीं समझते कि वो उससे मुख्तलिफ उनके लिए देना ज़रा शायद मुश्किल हो, अगरचे जजेस हैं, दोबारा आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, बदला जा सकता है, मगर ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि ये बिल्कुल डिवाइडेड होगा फैसला। नहीं, पहले देखें ना, जब उन्होंने पूरा केस जो है वो खुल के नहीं सुना है, पहले उन्होंने फ़ौरन स्टे दे दिया था, जो उसको मैं भी पर्सनली भी समझता हूँ कि नहीं देना चाहिए था कि एक एक्ट बना ही नहीं है, आपने बिल को स्टे कर दिया है। अमूमन एकदम जो कानून बन जाता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है, तो उसको स्टे नहीं किया जाता, उस पर बहस होती है, बहस होने के बाद जब वो कुछ समझते हैं कि ये आइन से मुतसादम है या बुनियादी हकूक़ से या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से, तब उसको कलअदम करार देते हैं। तो इन्होंने बगैर पहले आप पहले की हियरिंग भी मैंने सुनी है और आज की भी सुनी है, बड़ा फ़र्क था ज़मीन आसमान का। पहले तो आपके यही आज 2 वकील जो थे वो 1.5 घंटा बोलते रहे आर्गूमेंट, किसी ने उनको काउंटर क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि वो यही समझा जाता कि जजेस का कि जी वो कुछ स्मूथ सेलिंग दे रहे हैं। आज तो आपको पता है ये दोनों वकील जब खड़े हुए हैं तो इन पर ताबो तोड़ जजों ने सवालात किए हैं, तो उधर ठहरना भी मुश्किल हो गया था। बल्कि बार बार चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी आप सवाल ले लें, आखिर में इनका जवाब दें। तो मुख्तलिफ जजों ने एक सवाल उनके मुंह में होता था, दूसरे जज साहबान जो है वो सवाल कर रहे थे। तो इस दफ़ा मतलब काफ़ी एक अच्छी आज जो है वो डिबेट और डिस्कशन हुई है। तो वो जजेस जो है उनका माइंड आल्दो नहीं चेंज होगा, लेकिन जब उसके अंदर से आपको एक है ना एक सवाल जवाब निकलते हैं, तो जिस तरह मैं बैठा हुआ था तो मेरे माइंड में भी कोई चीज़ें अप्लाई होती हैं कि ये यार इस तरह की चीज़ थी, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था, अपील की सेक्शन है या बाकी चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन क्या है, चीफ जस्टिस एंड जजेस, तो काफ़ी चीज़ें इसमें निकलती हैं, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लॉ क्या है, एक्ट क्या है। तो जब बहस हुई है तो इसमें बहुत चीज़ें निकली हैं, इसीलिए इसकी तारीख भी थोड़ी सी आगे चली गई है, वरना आज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज कोई ना कोई शार्ट फैसला आ जाएगा। तो इसमें आइदर वे डिसीजन तो जो भी आएगा, लेकिन लगता है कि जजेस अब बिल्कुल इस पर खुल के अपनी डिसेंटिंग नोट भी देंगे और फैसला भी लिखेंगे जिन्होंने जो भी फैसला देना है। लेकिन एक बात तो है ना, कोई प्रोटेक्शन नहीं कर सकता कि इसका मतलब क्या फैसला आएगा और कितने जज जो हैं इधर होंगे, कितने जज उधर होंगे, अभी प्रोटेक्शन करना थोड़ी इसमें मुश्किल हो गई है। जहांगीर साहब, जुडिशरी बतौर एक इदारा पाकिस्तान में हमेशा से अनफॉर्चुनेटली पोलिटिसाइज्ड रही है और बहुत सी जजमेंट्स ऐसी हैं जो कंट्रोवर्शियल है। भुट्टो साहब की आप देख लीजिए, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की डिस्क्वालिफिकेशन का केस, 58(2)B की बात कर लें, उस पर जजमेंट जो आई, इसके अलावा दीगर केसेस। रीसेंट हिस्ट्री की बात करें तो साकिब निसार साहब, बंदयाल साहब ओवरली पोलिटिसाइज करके गए हैं इस इदारे को। तो काजी फायज़ साहब के पास कितना बड़ा चैलेंज उनको जो है वो फेस करना पड़ेगा, और आपको क्या लगता है कि इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री कौन से आम फैसले उन्हें करने पड़ेंगे जो कि इस इदारे की पोलिटिसाइज्ड जो एक स्ट्रक्चर है उसको कम कर सके? वक्त उनके पास महदूद है, गालिबन 12-13 महीने हैं, तो इसमें चैलेंज तो काफ़ी बड़ा नहीं हो जाएगा उनके लिए? नहीं, सबसे बड़ा चैलेंज तो उन्होंने देखे ना, आज जो फुल कोर्ट हियरिंग की है, सबसे मैंने अभी भी आपको कहा कि पिछले 5-6 महीनों से, बल्कि 2-4 सालों से लोग कह रहे थे फुल कोर्ट बनाए, तो बड़ी देर के बाद फुल कोर्ट बनी है। तो मतलब उनके अंदर दिलेरी भी है, करज भी है कि एक क्रिटिसिज्म को मतलब करेंगे, एक्सेप्ट भी करेंगे
और वो एक बात बड़ी क्लियर है कि वो किसी में दबाव में फैसला उनका हो सकता है, उससे हम तनकीद करें, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, दोनों तरफ से। और कुछ लोग तनकीद भी करेंगे। कोई दुनिया में ऐसा नहीं होता कि कोई भी फैसला है तो 100% जो है लोग वो उसकी तायद करने शुरू हो जाए या 100% जो है वो तनकीद करने शुरू हो जाए। डिवाइड हमेशा रहता है और डिफरेंस ओपिनियन से ज़ाहिर एक माइंड की ओपननेस भी होती है, एक अच्छा फैसला भी आता है। लेकिन एक बात जो नज़र आ रही है वो ये है कि वो किसी का लिहाज करने में, किसी की रग़बत में या किसी के दबाव में आने वाले नहीं है। जो भी फैसला करेंगे वो अपने ज़मीर और दिमाग और आइन और कानून को सामने रख के करेंगे। इसमें एक और चीज़ बड़ी हाईलाइट हो रही है कि जिस तरह वो आए पहले दिन, जो गाड़ी चीफ जस्टिस के लिए मुख्तस है, शायद वो बुलेट प्रूफ भी होगी, बड़ी महंगी गाड़ी, वो उन्होंने ली। जो पहले उनको गाड़ी मिली हुई है उसी में वो आए हैं। कोई उस तरह का रूट नहीं लगा, कोई उन्होंने जो चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल होता है वो नहीं लिया। जिस तरह वो आए, उन्होंने जो बाहर नाम होता है उसमें भी चीफ जस्टिस नहीं लिखवाया वो अपने कमरे के बाहर। इसकी क्या सिग्निफिकेंस आप देखते हैं? इसके क्या असरात होंगे? क्या जो हमारा कल्चर बन गया हुआ है, जो भी बड़े ओहदे पर जाता है वो बहुत वीवीआईपी किस्म का हम देखते हैं, यानी चीफ जस्टिस तो बहुत बड़ी चीज़ है, नीचे तक जनाब सड़कें बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये एक स्टेटमेंट है उनकी तरफ से, और आप समझते हैं कि ये काफ़ी होगा या शायद उनको ये फैसला भी सुनाना पड़े कि अगर मैं ये प्रोटोकॉल नहीं ले रहा तो बाकी भी छोड़ दें? नहीं, देखें, ये एक अच्छी एग्जांपल उन्होंने सेट की है। उसकी वजह ये है कि अगर बाज़ तो आपको पता है जो गवर्नमेंट का अदारा होता है वो बंदे को मजबूर करता है जी कि आपकी सिक्योरिटी का इशू है, ब्लू बुक या जो भी उनके SOPs होते हैं उसके मुताबिक जाएं। तो अगर पहले आपको पता है सारे जज अपनी गाड़ियों में आते थे और ये पैदल आते थे और ये 2-3 बाज़ जगहों पे जाते थे तो बिल्कुल अपनी प्राइवेट गाड़ी इस्तेमाल करते थे। अगर ये एक ऐसी एग्जांपल सेट करते हैं तो ये बहुत बड़ी एग्जांपल है कि आप कोई एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल नहीं ले रहे। और जहाँ तक वो जज का होता है कि उनके जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लगे हुए हैं फ़ोटो भी, उनके अंदर भी नीचे जो चीफ जस्टिस नहीं लिखा हुआ, जस्टिस ही लिखा हुआ है सबके। तो हो सकता है इस वजह से भी वो कहते हैं कि लिखने से तो कोई नहीं, तो मेरा है तो अपॉइंटमेंट जब होती है तो उस वक्त भी एज ए जज ही होती है। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो नेम प्लेट लगी हुई है उस पर भी चीफ ने लिखे, जस्टिस ही लिखे, वरना तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तय है कि एक चीफ जस्टिस होगा और बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी होंगे। नहीं, लेकिन जहांगीर साहब ये पैरेलल हायरार्की नहीं होती, ये वर्टिकल तो नहीं होती? अगर चीफ जस्टिस साहब वो लिखवा भी लें अपने नाम के साथ, लेकिन जो बेंच है सारा वो इन पावर तो पैरेलल नहीं है आपके लिहाज से? नहीं, इसीलिए उन्होंने कहा है ना कि तमाम जज होते हैं और तमाम की जुडिशियल पावर बराबर होती है। अभी ये फैसला सुन रहे हैं तो जज की डिसेंटिंग नोट आएगी और ये तो 2+2 का ही फैसला होगा कि जी 3 किस तरफ है, 2 किस तरफ है। वो एक चीफ जस्टिस का ये नहीं होता कि आप चीफ जस्टिस फैसला कर रहे थे उसके फैसले की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहांगीर साहब, जुडिशली तो ये जुडिशियल पावर तो सबकी बराबर होती है, जो भी जज होता है इक्वल पावर होती है। अच्छा, ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस की पावर्स जो कर्टेल करने का आर्ग्यूमेंट है, इस पर बहुत से लोग, जिस तरह से आपने भी वर्ड इस्तेमाल किया लाइक माइंडेड जजेस, तो बहुत से लोग ये कह रहे थे कि जो लाइक माइंडेड हैं वो काजी साहब की जो पावर है उनको कर्टेल करने के हक में होंगे। लेकिन उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि इसी बेंच में 2 से 3 चीफ जस्टिस कल को बनने के उम्मीदवार भी हैं। तो अगर आज इनकी पावर वो कर्टेल करते हैं, कल को उनकी भी हो जाएगी। तो आपको लगता है वो सपोर्ट करेंगे इस नोशन को? देखें, एक तो जो जस्टिस मंसूर साहब हैं उन्होंने ऑब्वियसली चीफ जस्टिस बनना है, एक इजाज़त हसन साहब हैं। तो जस्टिस मंसूर साहब तो कहते हैं जी कर्टेल कर दें, उनकी तो राय जो है वो मुख्तलिफ है, वो लग रहा है उन्होंने जो भी आज आर्गूमेंट दिए। इसमें इजाज़त हसन साहब हैं, वो पावर की बात नहीं है, वो टेक्निकली बात करते हैं। वो कहते हैं जी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का इसमें इशू है, इसमें हम किसी और तरीके से जो अपने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उनमें कह दें जी कि एक जो है, लेकिन इसमें बड़े लीगल फिर इशू हो जाते हैं ना कि अभी एक अगर 3 मेंबर कमेटी है तो उसके लिए कोई रूल्स बनाए ना। अगर एक बंदा बीमार हो जाता है तो क्या 2 बंदे भी फैसला कर सकते हैं, या 2 बंदे बीमार हो जाते हैं तो फिर क्या करेंगे? फिर कौन सी कमेटी है, दूसरे सीनियर आएंगे? इसके लिए कोई अभी क्लैरिटी नहीं है ना। लॉ और रूल जब बनते हैं तो उनके अंदर फुल क्लैरिटी होनी चाहिए। आज एक जज साहब ने ये भी सवाल उठाया कि फ़र्ज़ करें 3 जज हैं, वो 2 कहते हैं जी चीफ जस्टिस साहब को 6 महीने के लिए कोटा भेज दें, तो क्या वो चीफ जस्टिस साहब एक्सेप्ट कर लेंगे ये बात? ये उन्होंने एक बड़ा अच्छा देखो क्वेश्चन उठाया है। 3 जजों की कमेटी है तो जो जज एक तरफ कहते हैं जी आप चीफ जस्टिस को 6 महीने के लिए कोटे भेज दें, तो क्या चीफ जस्टिस साहब ये वाला फैसला फिर उनका एक्सेप्ट कर लेंगे? तो इस तरह जब आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली फिर निकलते हैं क्वेश्चन ना। तो इस तरह से जब डिबेट होती है, आर्गूमेंट होते हैं तो एक बेहतर डिसीजन होता है। अभी तो यह है कि चले एक चीज़ अच्छी हुई कि केयर टेकर के सेटअप है, लेकिन जो अटॉर्नी जनरल है वही हैं, तो एक कंटिन्यूटी उस लिहाज से तो है, वरना पता नहीं केयर टेकर सेटअप का ख्याल कुछ और होता, वो उसी तरह डिफेंड कर रहे हैं। सर 2 बातें हैं, एक तो ये फरमाइएगा कि 184(3) की जो बात हो रही है तो अब नया बेंच उसके बारे में नहीं, एक अपील का हक है,
तो क्या जितने भी फैसले पहले सू मोटो के हो चुके, अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानून बनने दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट इसके हक में फैसला दे देती है, तो उन सबको अपील का हक मिल जाएगा इसमें और वो सब इसको सुन सकेंगे। दूसरा सर ये कि क्या ये फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, वहाँ भी फिर ये होगा कि उसको फॉलो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, कि वहाँ के चीफ जस्टिस भी खुद से फैसला नहीं कर सकेंगे कि कौन सा जज फैसला सुनेगा, और वहाँ भी इसी तरह से हम देखेंगे सू मोटो के हवाले से? ये देखें ना, बड़ा ज़बरदस्त सवाल हमारे जहन में भी ये और आपने भी उठाया मीडिया पे। अब पहले तो 184(3) की जो रिस्ट्रिक्शन जो है उस पर उन्होंने बिल्कुल कहा है कि अपील का, तो उन्होंने ये भी कहा है कि आपने इस कानून के अंदर लिख दिया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो अब ये आपने कोई डेट नहीं डाली थी, कहाँ से शुरू होगा? क्या ये अब 1973 से शुरू होगा, 1980 से होगा, 1990 से होगा? ये आपने डेट ही नहीं डाली, तो इसके अंदर ये भी एक, मैंने कहा है ना, सुकून मौजूद है इस कानून के अंदर, तो ये भी उनके जहन में एक क्वेश्चन आया। तो अब ये भी एक क्वेश्चन है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये लॉ अलाउ करते हैं कि जी इसके अंदर 3 मेंबर कमेटी हो, तो फिर जो प्रोविंशियल जो हाई कोर्ट्स हैं उनके अंदर तो सिर्फ चीफ जस्टिस मार्किंग कर रहा है, तो उसके अंदर भी क्या ये कमेटी बनेगी? और अगर वो कमेटी बनती है तो वो किस लॉ के तहत बनेगी? तो ये बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जब ये डिबेट ओपन होकर बिल्कुल ओपन माइंड के साथ कोई जज इस पे आंसर क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे आंसर मिलता है, फिर आप जैसे मीडिया के लोग भी क्वेश्चन करते हैं, वकला भी क्वेश्चन करते हैं, तो इससे बड़ी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो अब इस तरह ये जो आपने अभी क्वेश्चन उठाया, ये हमारे जहन में भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये प्रैक्टिस हो जाती है जी कि 3 मेंबर कमेटी जो है वो बेंच बनाए और वही केस मार करे, तो फिर हाई कोर्ट में भी इस तरह ही होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है निकल रहे हैं, तो इसमें देखते हैं आगे फिर जो है इस लॉ के बारे में क्या फैसला होता है। जहांगीर साहब, इसके अलावा जो आर्टिकल 184 की जैसे आप भी बात कर रहे हैं, इस पर फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज मिसाल भी दी कि रेकोडेक मंसूबे में इसी आर्टिकल के इस्तेमाल से तकरीबन 6.5 बिलियन डॉलर्स का पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस नौयत का इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, ना ही मैं मार्शल लॉज के दौर में जो फैसले प्रेसिडेंट आए हैं उनके ताबे समझता हूँ अपने आप को। तो आपको लगता है ये अनप्रेसिडेंटेड है? सिटिंग चीफ जस्टिस कह रहा है मुझे इख्तियार नहीं चाहिए इस नौयत? ये बिल्कुल देखें ना, एक आप बंदा खुद अपना, आज दुनिया में आप देखें जिस बंदे को पावर मिलती है वो कब छोड़ता है। एक आप चपरासी देखें, एक छोटा सा क्लर्क देखें, उसके पास जो ताकत होती है, तो एक बहुत बड़ी बात है कि एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है खुद कह रहा है कि, बल्कि उन्होंने एक ड्यूरिंग आर्गूमेंट वकील साहब को कहा भी है, उन्होंने कहा मेरे अख्तियारात कम कर रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो आप क्यों पटिशन लेके आ गए जी कि आपके अख्तियारात कम हो गए हैं? मैं खुद वेव कर रहा हूँ, मैं अपने अख्तियारात खुद दे रहा हूँ। तो अब इसमें असल में 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि क्या बाकी जो जजेस आप कह रहे थे ना कि 7 जजों ने फैसला दिया है, अब वो ये जज समझते हैं कि हमारी जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है उस पर पार्लियामेंट इंक्रोच ना कर दे। वो उनका ये माइंड है, जिस तरह सामने वो माइंड आता है, बैक ऑफ द माइंड नहीं पता, लेकिन जो उनके आर्गूमेंट है ये सामने आ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हो सकता है, फिर ये भी क्वेश्चन हुआ है कि आप जो वकील थे पटिशनर के, उन्होंने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट हम ये खुद फैसला करें तो फिर ठीक है, अगर पार्लियामेंट करे तो नहीं ठीक है, आपका यही बुनियादी मकसद है। तो एक 2 वकीलों ने कहा जी हाँ। तो फिर उन्होंने कहा है फिर आपकी फंडामेंटल या पब्लिक के साथ तो मसला नहीं है ना, फिर तो आपका मोडस ऑपरेंडी या जो इस तरह प्रोसीजर अडॉप्ट किया है उस पर मसला है। तो इसमें भी आगे चल के मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा और चीज़ें निकलेंगी कि आया पार्लियामेंट अगर नहीं कर सकी तो फिर सुप्रीम कोर्ट बैठ के कोई अपने रूल्स बनाए, तो उनके तहत जो है ये जो पावर है चीफ जस्टिस की, सू मोटो तो देखें एक चीफ जस्टिस की अपने तक होता है। अब उमर अताब बंदयाल साहब की आप जितनी भी कर लें, जो भी उनके जजमेंट पे आप तबसरा करें, तनकीद करें या तायीद करें या उनको बुरा भला कहें, लेकिन एक बात है कि उन्होंने सू मोटो पावर जो है वो सब कम से कम इस्तेमाल की है। और एक ऐसा भी दौर था कि रिकॉर्डों की आप बात करते हैं, एक ऐसा भी दौर था कि एक चीफ जस्टिस ने एक बोतल जो है वो अल्कोहल की, उस पर भी सू मोटो नोटिस लिया, और वो जो खातून थी वो 11 साल उसने मुकदमा जो है वो भुगता है और आखिर में बरी हो गई है। तो इस तरह की चीज़ें ना, इस तरह फिर आपकी अदालत के अंदर जो है वो जब दुनिया देखती है तो पब्लिक ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस अदालत के अंदर नहीं रहती। वो कहते हैं जी एक ही बंदा है, वो मुनार्क, वो शहनशाह बना हुआ है, तो कोर्ट के पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि अपनी मर्जी जो दिल कहता है करे। अच्छा सर, ये जो पेंडिंग केसेस हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? चैलेंज कहा जा रहा है चीफ जस्टिस की तरफ से भी कि ये एक है, लोग चाहते हैं कि फैसले हों, वो खुशी से नहीं कोई आता, परेशान होकर आता है। तो हमने
उनकी दादरसी करनी है। लेकिन अगर ये केस इसी तरह, अभी तो चले 3 अक्टूबर की तारीख दी जा रही है, तो फुल कोर्ट इसका मतलब है बहुत ख़ास केसेस में बनाना होगा, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, पेंडेंसी बढ़ जाएगी। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब भी, काजी फाइज साहब कई महीनों से कोई केसेस नहीं सुन रहे थे। दूसरा, ये जो लाइव कवरेज का मामला है, क्या ये सिर्फ केस टू केस होगा या कोई इस तरह का मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि अब तो डिजिटल मीडिया का दौर है कि कोई इस तरह हो, जिस तरह हम वेबसाइट पर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ जाते हैं, इसी तरह एक लाइव स्ट्रीम हर अदालत का हो। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है अब, एक कैमरा चाहे हर एक में लगाओ, उसकी सुन रहे हो, ताकि लोगों को पता लगे एक ओपन केसेस का। आप इन दोनों चीज़ों के बारे में क्या कहें, पेंडिंग केसेस का और लाइव कवरेज? मैं पहले आपका पेंडिंग केसेस वाला जवाब दूँ। ये बिल्कुल बात आपकी ठीक है, मैं एग्री करता हूँ कि पेंडिंग केसेस जो हैं ये बहुत बड़ा चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि उनको किस तरह डिस्पोजल करें। और वो ऐसे हमारे अपने ज़ाती तौर पे कितने केस कोई 10 साल से पेंडिंग है, कोई 12 साल से, और एक ऐसे केस भी हैं कि जिससे 20-22 साल से पेंडिंग है। अब ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि वकला जो है वो भी लोगों को जवाब नहीं दे सकते, बल्कि बात तो मैं अब नहीं कहना चाहता, लेकिन वकला से लोग फीसें वापस मांगने के लिए आए थे, कहते हैं कि हमारा केस नहीं लगता, हमें कोई रिलीफ ही नहीं मिलता, तो हमें केस करने का फ़ायदा क्या है। तो इसमें ये सबसे बड़ा इशू आ रहा है आवाम के लिए कि 56,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी अगर इन्होंने कम कर ली तो उसके लिए कोई लाया अमल इनको लाजमी बनाना चाहिए, ताकि एक तो जजमेंट को कर्टेल करें जी, लेंथी जजमेंट ना लिखें, क्योंकि 50-50 60 सफ़े की जजमेंट आती है तो वो जज साहबान जो है वो एक एक जजमेंट पे एक महीना लगाते हैं, फिर उसमें बहुत बड़े टेक्निकलिटीज़, लैंग्वेज के इशू आते हैं, लॉ के इशू आते हैं। तो एक तो जजमेंट जो है वो बड़ी शॉर्ट होनी चाहिए। और पहले ही सर माफ के 10 साल तो हमारी एवरेज है केस की, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में कई साल लग चुके हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट में अलग से 57,000 पड़े हुए केस। बिल्कुल 56,000। तो इसमें उनको एक मैकेनिज्म अडॉप्ट करना चाहिए। एसओपीज के जजमेंट जो है आप जिस जज को देंगे, एक वो डिसीजन इतने में देगा और जजमेंट लिखेगा विद इन 5 डेज 4 डेज, और मैक्सिमम आप जो है जजमेंट को कर्टेल करें कि 5 या 10 सफ़े की जजमेंट हो, ताकि इस प्रोसेस को तेज़ किया जाए। ये एक तरह से मैकेनिज्म वो चीज़ और बाकी चीज़ों का है कि वो पेंडेंसी को किस तरह कर्टेल करना चाहते हैं। ठीक है। और अगर एक इसमें ये भी हो सकता है कि अगर एक बेंच बनता है तो उसके पास 15-20 केस लगते हैं, कहते हैं ये 15-20 केस खत्म करें, किसी वकला को जजमेंट नहीं मिलेगी, व्हाटएवर इट्स द रीजन, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, वो आर्गूमेंट करेगा, नहीं करेगा तो आप केस फारग कर दें। बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक अपडेट से ब्रेक के बाद बात करेंगे। परवेज़ इलाही साहब को आसानी से रिहाई नहीं मिल रही, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस ही हो सकती है, या शायद उनको गिरफ्तार करने वाले भी थक जाएंगे, या फिर कोई अदालत की तरफ से कुछ ऐसा फैसला आ जाएगा कि समझा जाए कि नहीं। अब जिस तरह आईजी के खिलाफ भी कानून हरकत में आता नजर आ रहा है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी और रिहाई, अब पता नहीं किसको पहले बोला जाए, किसको बाद में बोला जाए, क्योंकि गिरफ्तारी होती है, रिहाई होती है, फिर गिरफ्तारी हो जाती है। और ये भी हुआ है कि रिहाई के भी अहकामात नहीं आते तो पता चलता है जी अगली गिरफ्तारी पहले से तैयार की हुई थी, उसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इससे एक मजाक भी बन रहा है, क्या कोई केस इतना मजबूत नहीं है, या जो नज़र आता है कि जब फैसला अदालत देती है तो पता लगता है इतने अजीब व गरीब तरीके से केस बनाया गया है कि हैरानकुन है। ये जानबूझकर इस तरह के केसेस बनाए जा रहे हैं, ये एम्बैरस किया जा रहा है हमारे अदालती निज़ाम को, निज़ाम इंसाफ को। क्या इसकी वजह है? इसकी वजह है मुज़म्मिल, ये जो अब एक हम केस देख रहे हैं, पहले भी हमने इससे देखा है, अली मोहम्मद खान साहब का है, शैल रफीदी साहब का है, और भी बहुत से केसेस हमने देखे हैं कि जी एक में रिहाई होती है, अगले में गिरफ्तारी, अगले में गिरफ्तारी। एक तो इससे इंप्रेशन जाता है कि कोई भी केस ऐसा नहीं था कि जिसमें आप कहें कि जनाब हाँ जी, वरना एक केस ही काफ़ी हो। और उसके बाद ये जो एक डिफाइंस नज़र आ रही है एग्जेक्टिव की तरफ से, जिनमें अफसरान की तरफ से कि जी जो भी करना है कर लें, हम तो फैसला नहीं मानेंगे। आईजी इस्लामाबाद को बुलाया गया, तौहीन अदालत का केस, कहते नहीं आता, जो करना है कर लें। इसी तरह जनाब पंजाब के अफसरान देख लीजिए, वो भी कोई टस से मस नहीं हो रहे, उनको एक कॉन्फिडेंस है कि अदालतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ये कितना ख़तरनाक है हमारे निज़ाम के लिए कि जब अदालत पे भी नहीं ट्रस्ट रहेगा, असल में जो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है वो ताकत में है, वो पावर में है, और उसके पास पावर है। तो ये बैलेंस अगर अदालत नहीं क्रिएट कर पाएगी तो फिर क्या बनेगा इस मुल्क का? देखिए, अनफॉर्चुनेटली अदालत के पास रिट ऑफ इन्फोर्समेंट तो नहीं हो सकती, वो अगर फैसला देते हैं और स्टेट ही उसके सामने खड़ी हो जाती है, तो ये एक कोलैप्स की सूरत हाल है। ये केस जो है वो टेस्ट केस है कि पाकिस्तान में अदालतों की जुरिसडिक्शन की क्या सूरत हाल हो चुकी है। अब आप देखिए, इसी पर्टिकुलर केस के अंदर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट से, इसीलिए कि वो परवेज़ इलाही साहब को
पेश नहीं कर रहे डेलिबरेटली, और ये भी कहा जा रहा है कि कोर्ट कह रही है कि उनको पेश करें लेकिन नहीं कर रहे थे पहले। आज की डेवलपमेंट अगर आप देखें तो परवेज़ इलाही साहब का अपना एक जो है वो सरकारी अफसर उन्होंने अगर रखा किसी को, या अपना अगर सेक्रेटरी रख लिया किसी को, तो ये चैलेंज हो गया, ये नहीं रख सकते। तो बात यह है कि अगर वज़ीर आला पंजाब होके इंसान एक अफसर को तैनात अगर करता है अपने अंडर, या कुछ सेक्रेटरी रख लेता है और वो चैलेंज हो जाता है, उस पर गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं, तो ऑब्वियसली फिर आप कल को किस तरह से पॉलिटिक्स करेंगे इस मुल्क के अंदर। बेशक मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता जो परवेज़ इलाही साहब का सियासी बयानिया रहा है, जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिक्स की है, मुशर्रफ साहब के अंडर किंग्स पार्टी की तरह वो लॉन्च किए गए थे, सारा कुछ हुआ, और उनका सियासी करियर जिस तरह से रहा, उससे इख्तलाफ अपनी जगह पर। लेकिन ये जो प्रेसिडेंट सेट हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि इस मुल्क में अगर आपने सियासत करनी है तो फ्रेंडली पॉलिटिक्स करनी है। अगर इसके अलावा एक कदम भी आपने गलत रख दिया तो एक जो इबरत का निशान बनाने का इस केस के अंदर हम देख रहे हैं कि आपको अदालतों की तरफ से ऑर्डर भी जारी कर दिए जाएँ गिरफ़्तार नहीं करना, उसके बावजूद जो फुटेजेस हमने देखी लाहौर में गिरफ़्तारी की कि उठा कर लेके जा रहे हैं, जी जी। पुलिस क्लूलेस खड़ी हुई है, तो उससे साबित यही होता है कि फिर यहाँ पे रिट नहीं है। और चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, वो लोअर कोर्ट्स हों, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हों, अगर एक ऑर्डर पास कर दिया और उसकी ही तामील नहीं हो रही, तो फिर इसका मतलब ये है कि स्टेट क्राफ्ट उस तरह से फंक्शनल ही नहीं है। अगर रियासत के अपने सतून एक दूसरे के सामने आ गए हैं और वो एक मुलजिम को ये कह रहे हैं कि अगर आपने कह भी दिया कि छोड़ दें, हम नहीं छोड़ने को तैयार, तो फिर क्या हो सकता है उसके बाद। अब आम शहरी तो जाके छुड़वा नहीं सकता, मैं और आप तो जाके मज़ामत कर नहीं सकते, पुलिस के सामने ना करनी बनती है। लेकिन जब ये इदारों का काम है ना कि वो उन इदारों की रिस्पेक्ट करे और उनकी रिट को अप्लाई करे जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ग्रांट करते हैं। अदलिया का काम ये है वो कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रांसलेट करे, लॉ एंड ऑर्डर की बात करे। अगर वो ये करना चाह रहे हैं और उसके सामने पुलिस ही खड़ी हो गई है, आईजी साहब के ऑर्डर जारी हो रहे हैं इस तरह के, तो फिर उसके बाद होप बहुत कम रह जाती है। इसमें मुझे दो बातें और भी हैं। एक ये कि फ़र्ज़ कीजिए गलत फ़ैसला है, 13 दफ़ा उनकी अगर गिरफ्तारी हुई है, 13 दफ़ा दुरुस्त थी, मान लेते हैं, मगर ये इख्तियार ना आपके पास है, ना मेरे पास है, ना पुलिस के पास है, ना इंतज़ामिया के पास है कि वो कहे गलत फैसला भी हमें मानना है, हमारे ऊपर लाजिम, वरना तो एक क्योस है ना रियासत में, तबाही है। जो फैसला गलत भी हम आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आप उस पर अपील कर सकते हैं, उसके खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन आखिर में आप पर लाजिम है कि गलत फैसला भी आप माने, उसको क्रिटिसाइज़ करें, उसके खिलाफ अपील में जाएं, कोशिश करें आप जो भी आइन और कानून के दायरे में रहकर आप जो कर सकते करें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि खुद सरकार ही जो है वो कहे कि नहीं ये फैसला तो है मेरी नज़र में गलत है, यानी खुद जज बन गए। एक ये पॉइंट। दूसरा ये कि फिर किस तरह से रियासत जो है आम आदमी से कहेगी कि आप कानून की पासदारी करें, आप आइन की पासदारी करें। हमारा अफसर नहीं कर रहा, हमारा जो हुकूमत का मुलाजिम है वो नहीं कर रहा, उसको जो प्रेजेंट कर रहा है वो नहीं कर रहा, मगर आप कीजिए। बिल्कुल, देखें ये इसमें बड़ी बात सबसे ये है कि एक तो ये रियासत वाला पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है कि अगर वो खुद ही मानने से इनकार कर देंगे तो उसके बाद एक आम शहरी के लिए क्या मिसाल सेट होगी। लेकिन जहाँ तक कैबिनेट फॉर्मेशन का ताल्लुक है, जो आज हमने जो ATC कोर्ट के अंदर देखा है, या इसके अलावा जो केसेस इन पे बने हैं, जो एक्यूजेशंस लगी हैं, अब दुनिया भर में कहीं भी एक पॉलिटिकल ऑफिस में जो इंसान इलेक्ट होकर आता है वो अपनी कैबिनेट तश्कील देता है, उसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता ये क्यों दी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास इतनी ताकत है कि वो अगर किसी हॉलीवुड सेलिब्रिटी को भी उठा के अपना वजीर मुकर्रर कर दे तो कोर्ट नहीं पूछ सकती कि ये कहाँ से आए हैं जनाब। लोग उसको वोट से बाहर निकालेंगे, लोग निकाल देंगे उसको, या फिर उसके फैसले पे तनकीद करेंगे, अगली टर्म उसको नहीं मिलेगी। यहाँ पर यह है कि एक पॉलिटिकल ऑफिस बेरर है, उसने अपनी मर्ज़ी से जो है वो एक चीफ सेक्रेटरी को रखा है, या फिर अपनी मर्ज़ी से चलें, डीपोलिटिसाइज होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सियासी भर्तियाँ होनी चाहिए, लेकिन अपना स्टाफ मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं है। अगर आपने एक फ़ैसला ले लिया, 20 साल बाद तक आप मुकदमात भुगत रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इफेक्टिवनेस पॉलिटिक्स में होती नहीं है। क्यों नैब के अफसरान इस्तीफ़े दे रहे हैं, क्यों यहाँ पर कारोबारी अफराद आने से डरते हैं, क्यों यहाँ पर जो सरकारी मुलाजमीन है वो फ़ाइल पे साइन करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें इल्म है कि 10 साल बाद भी अगर मुझे बुला लिया ना तो मेरा जो सीनियर अफसर है उसने कहना ये बैठा हुआ है, इसको पकड़ लो। और हमारे यहाँ वक्त बदलते कोई देर लगती है, ऐसे ही जो आप देखें ना, जिस तरह ठहराए गए वो उसके बाद मसनद पर बैठ रहे होते हैं, वो तख्त पर बैठ रहे होते हैं, और जो आज तख्त पर है वो फिर जा रहा होता है। जिस तरह ड्राई क्लीन हुआ है अभी सारा, आपने देखा है, जो ब्यूरोक्रेसी जो 18 महीने नैब की जेलों में गुजार के आई है उनको ओहदे मिल रहे हैं अब। तो आप फैसला करके बता दें कि क्या वो मुजरिम थे या आप मुजरिम हैं, दोनों में से एक तो होगा ना।
या उन्होंने क्राइम किया या आपने क्राइम किया कि नाहक उठा के गिरफ्तार कर लिया। कौन सा अफसर काम करेगा, कौन इन्वेस्टमेंट लाएगा, कौन बाहर से आएगा, वो कहेगा पता नहीं। यहाँ पर तो ये जो वक्त बदले, हुकूमत बदले, ख्याल सोच बदले और कोई नई पॉलिसी आ जाए। तो ये है कि यहाँ पर क्योंकि कानून की तो माननी नहीं, जहाँ पर उनको ये तो हो कि अच्छा यहाँ पर एक आइन और कानून के तहत ये अदालतें हैं, मैं अदालत जाऊंगा, जो भी गवर्नमेंट हुई, जो भी अफसर हो, मुझे इंसाफ मिल जाएगा, अदालत कहेगी, वो इंप्लीमेंट होगा। यहाँ तो मसला ये है कि अदालत के फैसले को इंप्लीमेंट तो करना दूर की बात है, उसकी डिफाइंस हो रही है। एक है कि आप उसको कहते हैं अच्छा जी फैसला आया, ये मसला आ गया, ये नहीं हम पूरा करें, वो कहते हैं जो मर्जी आप कर लें, हमने तो करना है गिरफ्तार, और बार बार हो रहा है, एक मजाक बन रहा है, अदालतों को भी समझ नहीं आ रही। लेकिन इसमें एक हमें मिसाल बाबर सत्तार साहब की नजर आती है, पेशावर हाई कोर्ट की नजर आती है। वहां पर हमने ये देखा, मिसाल के तौर पर एक केस आया डेरा इस्माइल खान का कि इंस्पेक्टर के पास वारंट नहीं थे और उसने जाकर इस तरह से छापा मारा, उसको 3 साल की सजा हो गई। डीएसपी ने उसके खिलाफ पोस्ट की कि जी ये फैसला गलत है जज का, सेशन जज का। तो पेशावर हाई कोर्ट ने उसको बुला लिया डीएसपी को कि भाई तुम किस तरह कर सकते हो। तो कहीं तो ऐसा स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा कि भाई आप बगैर वारंट के, बगैर कानूनी जवाज के किसी को भी घर जाएं, उठाएं, लोगों को लापता कर दें, और वो बेचारे फिर आते हैं और खामोश उसके बाद गायब होते हैं, क्योंकि वो फिर बताएंगे तो फिर गायब हो जाएंगे। तो ये भी एक हमें नजर आ रहा है कि आकर साफ कह देते हैं हमें तो पता ही नहीं जी, कोई ले गया है, कोई उठा कर ले गया है, या अगर कोई सामने आता है तो उसका हम हाल परवेज इलाही वाला देख रहे हैं। मैं ये अगेन ये कह रहा हूँ, हो सकता है कि परवेज इलाही साहब मुजरिम हो, लेकिन जब तक वो मुलजिम है और अदालत उसको छोड़ रही है तो कम से कम माने तो सही, इस तरह मजाक तो ना उड़ाएं। और पूरी दुनिया में हमारा क्या इमेज जा रहा है, एक दफा होता है, 2, 3, 4, 5, 10, यानी 13 दफ़ा गज़ब खुदा। और यही अली मोहम्मद खान साहब देखते हैं, ये हम और भी बहुत से केसेस में देखते हैं। ये एक सोच बन गई है और इसको अगर ना रोका गया तो पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारा जो निगरान सेटअप है, जिस वक्त हुकूमत में अनवारुल्लाह काकड़ साहब तो कहते हैं जो हो रहा है मुझे उसको ओन करना होगा, बतौर प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, तो फिर तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। इस तरह माशरे में क्या फैलाएंगे। उन्होंने भी मेहर बुखारी साहिबा को इंटरव्यू में अभी रिसेंटली जब उनसे इसी नौयत का सवाल हुआ, उन्होंने कहा स्टेट को सब मालूम है, आपको बताना ज़रूरी नहीं है। तो उनकी राय इस पर क्लियर है। लेकिन ये जो रिपीटेड बार बार होती थी, देखें ना, ये कॉलोनियल टाइम के लॉज बनाए हुए हैं, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये एमपीओ का जो कानून है इसकी बेसिस आप देख लीजिए, ये ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है उस दौर में। क्योंकि जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर हमने देखा कि ज़रा सी एजिटेशन करनी, पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी, तो एमपीओ की बेस पे उठा के ले जाया करते थे। तो अगर आपने उसी कॉलोनियल लेगेसी को कंटिन्यू करना था, फिर आप आज़ादी की बात क्यों करते हैं? फिर आप ये क्यों कहते हैं कि हमने अगर फ्री स्टेट एक ली है तो पहले डीकॉलोनाइज तो करें इस स्टेट को। इसमें जो कवानीन आपने 1935 के इंडियन एक्ट के तहत अब भी लगाए हुए हैं यहाँ पे, उसके तहत आज तक यहाँ पे लेजिस्लेशन हो रही है, उसके तहत पुलिस जो है वो ऑपरेशनलाइज होती है तमाम ब्रिटिश लॉज के तहत। तो फिर आप अपनी कानून साजी नहीं कर पाए, इसका मतलब है अभी तक वही मेंटालिटी है कि आप दफ़ा 144 लगा दें कहीं पे, यहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते, यहाँ सियासी एक्टिविटी नहीं हो सकती, जलसा नहीं कर सकते। तो ये वो मुल्क है जहाँ पर पॉलिटिशियंस का आप हाल आगे देख लीजिए, कितनी को उनकी लेजिटिमेसी बची है, कितनी तनकीद उनके ऊपर होती है, ट्रस्ट डेफिसिट कितना बड़ा है। तो उसके बाद अगर आपने इस तरह करना है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे वो फ्रेंडली बन जाता है, और अगर वो अक्रॉस द बॉर्डर खड़ा हो, दूसरी तरफ खड़ा हो जाए जाके, जो आपको मंजूर नहीं है, तो उसके बाद जितना भी साफ़ सुथरा हो, जो भी हो, उसको भुगतना पड़ेगा। तो ये खौफ का माहौल जो है ना, इसमें ना कारोबार होता है, ना सियासत होती है, ना ब्यूरोक्रेसी चलती है, ना स्टेट चलती है। ये फियर का जो एक पूरा हमने बनाया हुआ है, जो कॉन्ड्रम बनाया हुआ है, इसको ख़त्म किए बगैर बहुत मुश्किल है कि मुल्क आगे बढ़ सके। तो कितना आसान है कि परवेज इलाही साहब जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, काफ लीग में वापस जाएं, अगर वो उनको लेते हैं तो ये भी एक नहीं, आईपीपी में जाए ना, काफ लीग में क्यों जाना है? काफ लीग भी चले, सेफ नहीं तो आईपीपी में जा सकते हैं, या वो पार्लियामेंटेरियन जो बन गई तरीके से पार्लियामेंट, उसमें चले जाएं, तो वो नैब के केसेस भी खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये तो सबको ही पता है कि ये आप कर दें तो आपके लिए मसला ही कोई नहीं रहेगा। लेकिन ये केस होना कि जी जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला कर दिया जी आपने, वो सबको पता है। उस वक्त वो मेरा ख्याल है उस वक्त वो मीडिया से भी बात कर रहे थे, लाहौर में मौजूद थे। फिर जेल में होते हुए हमने देखा शरिया अफरीदी के साथ ये हुआ कि जी वो जेल में थे और एमपीओ में गिरफ्तार हो गए। यही बाबर सत्तार साहब ने पूछा कि जी एक बंदा जेल में है तो उसने मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर उसने किस तरह, कहते जी हमें पता लगा था कि वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला करने लगे हैं। जेल में होते हुए शरिया अफरीदी प्लानिंग कर रहे थे कि जी हमला करवाना है। ये केसेस बन रहे हैं एमपीओ में कि और किस तरह से वो कहते हैं प्लान किसके साथ बना रहे थे, वो जेलर को नहीं पता लगा, वो कोई प्लान बना रहे थे वहाँ पर बैठे हुए अंदर कि जनाब जाकर अदालतों पर हमला करना है, कैसे करना है, क्या करना है। इसमें देखें परवेज़ इलाही साहब की सियासत जो है ना, वो हमेशा से बड़ी मोहतात रही है, और उनकी पॉलिटिक्स हमेशा से जो इंटरेस्ट ओरिएंटेड रही है, उसमें कभी भी ये नहीं हुआ कि ताकत के महवर के साथ ताकत के साथ रहे हैं ना। तो इस मरतबा
परवेज़ इलाही साहब की जो असेसमेंट की गलती है शायद वो उनको फेस करनी पड़ रही है कि उन्होंने ऐसे पलड़े में, वो तो चाहते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, लेकिन वक्त गुजर गया, वो कह रहे हो हैं सकता है ऐसे पलड़े में उन्होंने अपना वज़न डाला है जो अल्टीमेटली आउटवेट हो गया है, तो इसीलिए उनको भुगतना पड़ रहा है। अदरवाइज़ हमें मालूम है कि चाहे ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाला केस हो, दीगर केसेस हों, उनका उस तरह से तो कंट्रोल पार्टी पे नहीं है। पीटीआई में आए हुए कितना अरसा हुआ था उनको, या फिर उनकी फवाद चौधरी साहब उस दौर में पार्टी में होते हुए उन पर तनकीद कर रहे थे। इसके अलावा बहुत से फैसले जलसे करने के हवाले से उनको उनके इल्म में ही नहीं थे पार्टी में क्या हो रहा है। एक आदमी जो 20 साल पुरानी पार्टी को ज्वाइन करता है, 1 महीना हुआ, उसका कितना कंट्रोल होगा पार्टी के मामलात के ऊपर? कुछ ट्रस्ट डेफिसिट आज भी है। आज भी जो बहुत करीबी होंगे वो तहरीक इंसाफ के लोग नहीं मानेंगे कि जी पता नहीं क्या हो रहा है। जिस तरह भी खदशात है कि शायद इनको हीरो तो नहीं बनाया जा रहा। शामुत कुरैशी साहब तक पर खदशात का इजहार किया जाता है कि पता नहीं क्या होगा। जिन लोगों के बारे में ये हाल है वो भी जनाब ज़ेरे अताब है, उनके लिए भी बड़े मसाइल है। अब जो आपने बात की ना, बहुत अहम बात है। आमतौर पर तो नहीं समझ आती कि जब आप रूल ऑफ लॉ कहीं नहीं होगा, जहाँ आइन कानून नहीं होगा, जहाँ पर आप अदालत के फैसले को नहीं मान रहे होंगे, तो उसके मईशत पर भी बड़े बुरे असरात होते हैं। अब पाकिस्तान में हाल ये है, हम कहते हैं जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए हमारे पास, किसी तरह से कोई रकम आ जाए, कुछ थोड़ा सा आ जाए तो मसाइल हल हो जाएंगे। ये वो भी एक शॉर्टकट कहा जाता है जब तक हम खुद अपने अंदर रिफॉर्म्स नहीं लेकर आते। उसी दौरान में खबरें क्या आ रही हैं कि हमने बिजली तो महंगी होती देखी, पेट्रोल महंगा हो गया, डॉलर हालांकि कुछ हद तक कंट्रोल हुआ, स्मगलिंग को कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की गई। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि IMF कह रहा है कि जी आप गैस के रेट बढ़ाएं। और ये उस वक्त भी बात हुई जब इन्होंने कहा कि जी हम जो 200 यूनिट तक इस्तेमाल कर रहा है उसको रिलीफ देना चाहते हैं, अच्छा जी किस्तों में कर दें। उन्होंने कहा जी गैस के रेट आप ज़रूर बढ़ाएं। और ये बात आप महीनों पहले हमारे ही प्लेटफॉर्म से कर चुके थे कि अब पाकिस्तान की जो सोवरेनिटी है, खुद मुख्तारी है, वो हमने खुद अपनी गलतियों कोताहियों की वजह से अपनी खुद बर्बादी की और IMF के सुपुर्द कर दिया। अब हम हिल नहीं सकते, सांस भी नहीं ले सकते IMF के बगैर, और इससे ज़रा बाहर गए तो बिल्कुल ही हम डिफ़ॉल्ट और तबाही और दुनिया से बिल्कुल कट जाएंगे, कुछ भी नहीं हो सकेगा। जो पेट्रोल आज तो जनाब 332 पे आपको मजबूरन खरीदना पड़ रहा है, होगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, पता नहीं 500 का या 1000 का भी आप लेकर फिरेंगे तो नहीं होगा। ये हालात हो सकते हैं। तो अब जो करना है IMF ने करना है, हम सिर्फ हाथ बांधकर सिर्फ सर झुका सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, देखें ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट पिक्चर है जो आपने भी पेंट किया, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बड़ा हिस्सा जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बेशक हम तनकीद कर लें उसके ऊपर कि ये जो शख्स आ गया फाइनेंशियल मैनेजर, इसने सही फैसले नहीं किए, लेकिन अब ओवरऑल पर डालता है। बिल्कुल, वो पिछले उससे पिछले पर, वो उससे पिछले उससे पिछलों पर, ऐसे ही है। तो ये ओवरऑल जो गैस के हवाले से बिलखसूस चीज़ है। अब इसमें ये शब्बर ज़ैदी साहब को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि जितनी भी ये पॉश इलाके हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि मिलियनेयर्स या बिलियनेयर्स भी रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो एलीट सेटिंग्स हैं, उनको तो गैस की सप्लाई बंद कर देनी चाहिए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या आर्गूमेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये बेसिकली जिस रेट के ऊपर दस्तयाब है उसमें आम आदमी को तो मिलनी चाहिए, लेकिन उनको नहीं मिलनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो उनकी अफोर्डेबिलिटी प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो जो गैस पर जनरेटर लगा सकते हैं, बिल्कुल वो लगा सकते हैं। इसके अलावा जो हमने CNG का हल किया कुछ साल पहले, वो भी आपको इल्म है कि वो किस तरह से गाड़ियों में डाल के फूंक दी हमने, और बाद में मुशर्रफ साहब ने कहा मुझे तो इल्म नहीं था कि इसका नुकसान हो जाएगा। तो ये कंसिस्टेंट जो पॉलिसी फेलियर्स आपके रहे हैं, चाहे वो लेट गैस ख़रीदना या फिर बहुत से गैस के मंसूबे जो हैं उसको आपने आगे नहीं पहुंचाया। अब जो टापी मंसूबा था क्या हुआ उसका? आज तक फ्रीज़ पड़ा हुआ है। आज तक उसमें यही गारंटीज़ देने के बावजूद इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, आलमी ममालिक प्रेशराइज़ करना शुरू कर देते हैं, ये आप ना करें, इसके बदले हमसे ये ले लें, और लोग खामोश हो जाते हैं। हालांकि वो किसके इंटरेस्ट में था? आम आदमी के इंटरेस्ट में था, इसीलिए वो यहाँ पर आया नहीं, क्योंकि उससे एक ऐसा ये गैस का मंसूबा शुरू होना था जिससे हमारा पावर क्राइसिस भी सॉल्व होता, और ये जो LNG ख़रीदने का आर्गूमेंट होता है या इसके अलावा गैस की प्राइस बढ़ाने का आर्गूमेंट होता है, ये भी आउट रूल हो जाता है। ये टापी जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया बिल्कुल, तो उसमें फॉरेन पॉलिसी का फेलियर, उसमें तो हमें कमाई भी मिल जानी थी अगर इंडिया से, ऑब्वियसली एक राहदारी बननी थी ना आपकी। उसमें अब ये था कि आप असल में कन्विंस ही नहीं कर सके स्टेक होल्डर्स को, आपने फॉरेन ग्राउंड के ऊपर लूज़ किया, आप बाहर जाके उसके हक में लॉबिंग नहीं कर सके। तो जब ध्यान सारा इस चीज़ के ऊपर हो कि इलेक्शन कैसे डिले करना है, तो ऑब्वियसली फिर यही नज़र आएगा ना आपको। मुझे तो इससे ज़्यादा संगीन सूरत हाल सिक्योरिटी की दिखाई दे रही है जो नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर हो रहा है। मैं परसों भी पर भारत जिस तरह की धमकियां देना शुरू हो गया, जो ड्रामेबाजी वहाँ शुरू हो गई है, तो LOC पर तो दोबारा खतरात अब शुरू हो गए। मैं परसों भी एक पीपल्स पार्टी के सीनियर वफाकी वज़ीर, जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं, उनसे मिला, तो उन्होंने मुझे एक पूरी ऐसी तस्वीर जो है वो बताई कि उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान और KP के अंदर तो इलेक्शन दूर की बात, कैंपेन करना इम्पॉसिबल है। उसकी वजह यह है कि आप जैसे ही बाहर निकलेंगे ब्लास्ट हो जाएगा। उसकी अब्दुल्ला साहब पर बिल्कुल, हमला हुआ है, ये इसी की कड़ी है ना कि उनको एक स्टेटमेंट दी जा रही है कि इलेक्शन यहाँ पे नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि हम यहाँ पे कोई भी सियासी एक्टिविटी नहीं होने देंगे।
अब अगर आपके मुल्क के 2 सूबों में इलेक्शन करवाना ही नामुमकिन हो चुका है, वहाँ के अवाम को लेजिस्लेटर कैसे मिलेंगे, वो कैसे वहाँ पे गवर्नेंस करेंगे, वो कैसे उनके मसाइल हल करेंगे? क्या यही केयर टेकर्स बैठे रहेंगे? क्या यही पॉलिटिकल गवर्नर्स वहाँ पे फैसले करेंगे बैठ के, जो कर रहे हैं केपी के अंदर या दीगर जगहों पे? तो ये इतना अलार्मिंग सिचुएशन है कि इसको अगर एड्रेस करना था हमने तो सीरियसनेस चाहिए थी, लेजिटिमेसी चाहिए थी, जो है नहीं। तो अब भी प्रेफरेंसेस हमारी जो तरजीहात हैं अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ हैं, और माफियाज़ के हवाले बहुत सी चीज़ें हुई हैं वहाँ पे। टेंडर जो हैं वो बट रहे हैं, उसमें परसेंटेजेस दी जा रही हैं मुख्तलिफ लोगों को, कोई पूछने वाला नहीं है उस सूरत हाल के ऊपर। अब इसमें यह भी पता चल रहा है कि जी केयर टेकर सेटअप के दौरान ही शायद हमें पीआईए को भी प्राइवेटाइज़ करना हो, इनके एसेट्स भी प्राइवेटाइज़ करने हों, डिस्कोस का भी मामला है, इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज़ का है, बहुत सी कंपनीज़ हैं जो खसारे में हैं जिनको कम अज़ कम किया जा सके। अब क्या केयर टेकर सेटअप में कोई जो बड़ी कंपनी है वो तो उस तरह का रेट ही नहीं लगाएगी, वो तो देखेगी, एक्सप्लॉइट भी तो करते हैं ना कि यार ये कौन सा 5 साल के लिए बैठे हुए हैं, आपको तो, हमें तो रिस्क कर रहे हैं हम, जो गारंटी कौन करेगा, किस तरह से आएगा? और फिर वही अदालतों का मामला आ जाएगा कि वही आपने भी रेकॉर्ड की मिसाल दी कि ये हमें तो पता ही नहीं कि कल को क्या हो जाएगा। अगर आज आप आईपीपी से जाकर बात करते हैं और दोबारा निगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमें खौफ है कि आप जरा सा करेंगे वो कहेंगे बाहर से इन्वेस्टमेंट फिर कोई नहीं आएगी। आईपीपी को आपने सॉवरेन गारंटी दी थी कि जी आपसे ना सिर्फ हम खरीदेंगे बिजली, बल्कि आप बंद भी पड़े रहेंगे तो आपको हम कैपेसिटी पेमेंट्स, कैपेसिटी चार्जेस के माध्यम में आपको वो रकम देंगे। इस तरह के मुआहदे फिर आप जब कमजोर होते हैं आपको करने पड़ते हैं। अब जब प्राइवेटाइज करेंगे तो क्या पता कि इसी तरह के मुआहदे करने पड़ जाएं जो हमारे उस तरह से फायदे में ना हो। अगर हम मजबूत होते, एक केयर टेकर सेटअप की बजाय अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट कर रही होती तो शायद एक पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से आप नेगोशिएट करते। 435 अरब रुपए आईएमएफ कह रहा है जी आपने जमा करने हैं गैस सेक्टर के लिए, क्योंकि अब वो जो आपने मिसाल दी कि हम इतनी प्लानिंग नहीं की कि अच्छा ये एक रिसोर्स है जो एक महदूद तादाद में है, चाहे वो बहुत ज़्यादा आपको लगेगा, लेकिन 25 करोड़ आवाम के लिए आपने सोचना है कि अच्छा ये 10 साल के लिए है तो हम इसको 20, 25, 30 साल जब तक हमारे पास कोई और रिसोर्स नहीं आ जाता कैसे इस्तेमाल करेंगे। नहीं सोचा। सर्कुलर डेट आज गैस में भी है, पहले हम बिजली को रो रहे थे, अब सर्कुलर डेट का भी मसला आ गया है, और वो भी चोरी भी वहाँ पर है। और एक गरीब आदमी, पाकिस्तान की ज़्यादा आबादी के पास तो गैस है भी नहीं घरों में, ज़्यादातर आबादी के पास, उसके बावजूद हमारा ये हाल है कि हमने गैस भी ख़त्म कर दी है, बिजली का हमने बुरा हाल कर दिया है, और महंगाई का एक नया तूफान आने को है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कहा जा रहा है शायद पेट्रोल की जो प्राइस है वो बढ़ेगी। सऊदी अरब और रशिया जो है उसको नीचे ले जा रहे हैं अपनी प्रोडक्शन को। तो अच्छे हालात तो हमें आते नजर ही नहीं आ रहे, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि अच्छा ये जनाब वर्स्ट, ये हमने बॉटम को टच कर दिया है, अब इससे नीचे नहीं जा सकते, वो खत्म ही नहीं हो रहा काम। देखें उसमें तो बिल्कुल आपने सही कहा, ये क्राइसिस जो है ना ये एडहॉकिज्म का है। अब एडहॉकिज्म क्या है कि हम सिर्फ ये देख लें कि अगले 3 महीने आर्जी तौर पे क्या चेंजेस करने हैं जो हमारी सियासत को फ़ायदा दे सकें। कितनी मरतबा पाकिस्तान में मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस ने ऐलान किए हैं कि अब यहाँ सोने के ज़खायर निकल आए हैं या समुंदर के नीचे गैस बरामद हो गई है, और कहाँ गया उसके बाद कुछ भी नहीं। तो ये अपनी पॉलिटिक्स को अगर आपने फर्निश करना हो और आवाम को ऐसा नारा देना, वो बड़ा आसान होता है। लॉन्ग टर्म सोचने के लिए स्टेट्समैन बनना पड़ता है। यहाँ स्टेट्समैन तो कोई नहीं है ना, यहाँ सारे पार्टी के हेड्स हैं सिर्फ, और वो अपनी पार्टी तक सोचते हैं, अगर फ़ायदा होता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। ये रिकॉर्ड कब 2028 में हमें आना शुरू होगा? बिल्कुल। हमने और 20 साल कम से कम 30 साल ज़ाया कर दिए हैं। उसमें भी लॉसेस कवर नहीं होंगे इनिशियली, वो शायद उससे भी ज़्यादा टाइम लगे उसका लॉस कवर करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप बार्गेनिंग पोजीशन में कैसे आते हैं। मैंने अगर चाइना से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है या मैंने किसी इंटरनेशनल कंपनी को नेगोशिएट करना है, मेरे पास बैलेंस ऑफ पावर है उनके बराबर नहीं है। मैं पहले ही डेट के अंदर हूँ, मैं पहले ही IMF पे डिपेंड कर रहा हूँ, मुझे पहले ही बेल आउट पैकेज चाहिए, मुझे पहले ही एड चाहिए। तो वो देखते हुए मेरे पास तो कोई बार्गेनिंग चिप ही नहीं है। मैं जिस तरह से आपने कहा, मैं उस स्ट्रेंथ की पोजीशन पे हूँ ही नहीं कि नेगोशिएट करूँ टर्म्स। यही आर्ग्यूमेंट जब IMF के हवाले से होता है तो बहुत से लोग कहते हैं इन्होंने सही नेगोशिएट नहीं किया। किस बेस पे नेगोशिएट करेंगे? आपके पास कोई और ऑप्शन है IMF के अलावा? नहीं है आपके पास। जिसने भी आके आपके दोस्त ममालिक ने साफ इनकार कर दिया तारीख में मशरूत कर दिया कि जी IMF से पहले आप आएँ, उसके बाद आप हमारे पास आइएगा। और वो रकम जो आई वो भी आप देख लीजिए कि उससे कोई हमारे यहाँ, ये नहीं सिर्फ हम डिफॉल्ट से बचने के लिए, और बड़ा हमने काम किया, कोई महंगाई नहीं रुकी, और ये भी हाईलाइट इन्वेस्टमेंट नहीं आ गई। ये भी हाईलाइट है क्योंकि पाकिस्तान के टोटल डेट का सिर्फ 8 से 12% गालिबन IMF से लिया हुआ है, बाकी तो दूसरे लोगों को डेट है सारा। पेरिस क्लब का है, G20 का है, और चाइना का है, अमेरिका का है। तो ये है कि बेसिकली हमारे पास वो बार्गेनिंग पोजीशन होती नहीं है, और हम जो भी आके IMF के अलावा कोई और सोल्यूशन निकालता है। डार साहब ने यही कहा ना कि IMF अगर नहीं डील देता ना दे, तो 3-4 महीने के डिले से कितना पे करना पड़ा हमें आपके सामने। असद उमर साहब जब आए उन्होंने भी थोड़ा डिले किया, सालों, अब हम सालों इसको भुगतेंगे। मगर बात यह है कि ठीक है बहुत हालात मुश्किल हैं, हम ये कह रहे हैं कि कोई फौरी कोई हल नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जिस तरह ठीक हो जाएंगे, लेकिन बात के आप आज ही बैठकर फैसला तो कर लें
कि ये अब हमने फ़ैसला कर लिया है, अब जो माजी में गुजर गया, अब हमने मुल्क को इस तरह से चलाना है, ये चीज़ें हम करेंगे हर सूरत। हम उस तरफ भी अभी आते नज़र नहीं आ रहे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।